गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ BCT बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है फाउंडेशन। अब दोस्तों, फाउंडेशन क्या होता है? तो फाउंडेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्डिंग्स को पकड़ के रखता है, जो कि बिल्डिंग का ग्रेविटी लोड होता है वो ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे? ज़मीन के अंदर। ठीक है। तो फाउंडेशन का बेसिक काम क्या है कि लोड ट्रांसफ़र करना, जो भी बिल्डिंग के ऊपर लोड लग रहा है, जितना भी लोड लग रहा है उसको ज़मीन के अंदर उतारना। ठीक है। और बिल्डिंग को अच्छी तरीके से लोड वेरिएशन में संभाल के रखना। ठीक है, ये फाउंडेशन का काम होता है। तो ये फाउंडेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी बिल्डिंग के लिए? अब फाउंडेशन के बगैर कोई भी बिल्डिंग बनाना मजबूत नहीं है। जैसे कि हमारा शरीर है, हम कैसे बैलेंस कर पाते हैं? जब हमारे पास दो पैर हैं। अगर हमारे पास पैर ही नहीं होंगे तो हम अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे शरीर की बॉडी के पैर इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से एक बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब फाउंडेशन की शुरुआत में सबसे पहले दो चीज़ आती हैं कि फाउंडेशन दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला फाउंडेशन होता है, उसको हम बोलते हैं शैलो फाउंडेशन, और दूसरा डीप फाउंडेशन। अब शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में क्या फ़र्क है? तो जो शैलो फाउंडेशन है वो हम ज़्यादातर रेसिडेंशियल एरिया में या लो राइज बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, जहाँ जिसकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है। 5-6 माले की बिल्डिंग है तो हम शैलो फाउंडेशन ही यूज़ करेंगे। पर 7 माले के ऊपर, G+7 के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनती हैं, और अगर सॉइल बेरिंग कैपेसिटी हमारी अच्छी नहीं है तो हम वहाँ पे कौन सा फाउंडेशन यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम डीप फाउंडेशन यूज़ करेंगे। इन दो फाउंडेशंस के बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। अब शैलो फाउंडेशन क्या होता है? अब शैलो फाउंडेशन का जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन दिया हुआ है, व्हेन द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू और लेस देन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन देन इट इज टर्म एज शैलो फाउंडेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओपन फाउंडेशन। ठीक है। अब व्हाट इज शैलो फाउंडेशन, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि समझिए कि ये जो फाउंडेशन है, ये मैंने फुटिंग बनाया है। ऐसे बहुत सारे फुटिंग्स एक साथ रखते हैं तो फाउंडेशन बनता है। ये सॉइल स्ट्रेटा नीचे, तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये हुई, ये फुटिंग हुई, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ? फाउंडेशन हुआ। ठीक है। अब ये जो इसकी हाइट है, ये और ये हाइट सेम रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? शैलो फाउंडेशन बोलेंगे, शॉर्ट फाउंडेशन बोलेंगे। समझ में आया? तो शैलो फाउंडेशन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हाइट, ये हाइट और ये हाइट सेम होगी तो ये होगा शैलो फाउंडेशन, और ये होगा डीप फाउंडेशन। आके इसके बारे में और डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। द शैलो फाउंडेशन इज प्लेस इमीडिएटली बिलो द लोएस्ट पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। होता है लोएस्ट पार्ट होता है, उसके इमीडिएट नीचे रखा जाता है अपना शैलो फाउंडेशन। द फुटिंग इज अ फाउंडेशन अंडर कंस्ट्रक्शन इन द ब्रिक work, stone masonry or concrete below the base of the wall or column for the purpose of distributing the load over a width area। ठीक है। तो जो फुटिंग होती है वो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला स्ट्रक्चर,
ये किसी का भी बन सकता है, स्टोन का बनेगा, कंक्रीट का बनेगा, ठीक है, किसी का भी बन सकता है ये। तो ये जो चीज़ है उसको अपन क्या बोलते हैं, फुटिंग बोलते हैं। और ये पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, फाउंडेशन बोलेंगे। फुटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन। ये हमेशा आप याद रखना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको फाउंडेशन के बारे में बताया कि लेवल ऑफ फर्म स्टेटा यहाँ पे अपन को मिला है, जहाँ पे फर्म स्टेटा मिला है वहाँ तक अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे फाउंडेशन। मोर देन 3 मीटर एक्सकवेशन पे आता है तो अपना क्या होता है, वो डी फाउंडेशन होता है, ठीक है। टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन, तो कितने टाइप के शैलो फाउंडेशन होते हैं, तो भैया सबसे पहले आता है स्प्रेड फुटिंग, फिर कंबाइंड फुटिंग, फिर स्ट्रैप फुटिंग और मैट एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन। ये 4 तरीके के शैलो फाउंडेशन होते हैं, ठीक है। शैलो फुटिंग शैलो फाउंडेशंस होते हैं या फुटिंग होती है, ठीक है। अब स्प्रेड फुटिंग क्या होती है तो मैं आपको बताता हूँ। द स्प्रेड फुटिंग आर द दोज विच स्प्रेड द superimposed load of wall or column over a large area. The spread footing support either a column or the wall. देखो स्प्रेड जो फुटिंग होती है वो थोड़ी इस प्रकार की होती है। इसकी इमेज मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। ये स्प्रेड फुटिंग होती है, या तो वो वॉल को करती है सपोर्ट, या तो ये सिर्फ कॉलम को सपोर्ट करती है, ठीक है, ठीक है। या तो सिर्फ ये वॉल को आइदर अ कॉलम और अ वॉल, इन दोनों को सपोर्ट करती है, ठीक है। फुटिंग, ये इसका फुटिंग का मेन पर्पस है। जो सुपर इम्पोज लोड बोले तो लाइव लोड। अब लाइव लोड क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ लाइव लोड का मतलब क्या होता है। लाइव लोड जो कि परमानेंट लोड नहीं है उसको हम बोलते हैं लाइव लोड। अब जैसे कि तुम्हारा एक एरिया है, ठीक है, एरिया के ऊपर जो स्लैब का वेट है वो तो एक लोड रहे, फिर क्या बोलते हैं उसके ऊपर अगर मैं कोई वॉल कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो उसका लोड रहेगा ही। तो ये सारे कौन से लोड हो गए, परमानेंट लोड हो गए। पर एक फर्नीचर मैं उसके ऊपर रखता हूँ तो वो क्या हो रहा है, वो फर्नीचर मैं मूव कर सकता हूँ इधर से उधर, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो रहा है, लाइव लोड हो रहा है। चल रहे हैं हम एक रूम से दूसरे रूम पे जा रहे हैं तो हम क्या हुए, हम लाइव लोड हुए। तो इसका मतलब ये है कि लाइव लोड जो इम्पोज लोड है वो सुपर इम्पोज लोड है, उसका जो लोडिंग होता है वो स्प्रेड फुटिंग कंट्रोल करता है, ठीक है। द स्प्रेड फुटिंग में बी ऑफ फॉलोइंग काइंड, इतने काइंड के स्ट्रेप फुटिंग होते हैं। सिंगल फुटिंग फॉर कॉलम, स्टेप फुटिंग फॉर कॉलम, स्लो फुटिंग फॉर कॉलम, वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप, स्टेप फुटिंग फॉर वॉल और ग्रीलेज फाउंडेशन, ठीक है। इतने टाइप के स्टेप फुटिंग होते हैं। ये नाम आप याद रखना। सबसे पहले हम स्टेप फुटिंग फॉर कॉलम के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो स्टेप फुटिंग ऑफ कॉलम है वो कब बनाते हैं, तो स्टेप ऑफ फिटिंग ऑफ कॉलम हम तब बनाते हैं जब जो कॉलम का लोड है वो कब सेफ़ है, जब उसका जो सेफ बेयरिंग प्रेशर है जो सॉइल का वो अगर कम है तो हम वहाँ पे स्टेप फुटिंग कॉलम बनाते हैं, ठीक है। उसमें हम करते क्या है, उसका जो बेस एरिया है, मतलब जो बेस एरिया है वो थोड़ा लार्ज रखते हैं जिससे अच्छी तरीके से लोड उस पर ट्रांसफ़र हो पाए और वो लोड फिर वो सॉइल के अंदर जा पाए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, द कॉलम लोड इज़ मोर, मतलब जब कॉलम का लोड है वो ज़्यादा है और सेफ बेयरिंग प्रेशर है वो कम है, तो हम क्या बनाते हैं, स्टेप फुटिंग ऑफ कॉलम बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, बेस एरिया है ना वो हम बढ़ा के रखते हैं। इन सच अ वे इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड मेशनरी ऑफसेट टू अचीव लार्ज स्प्रेड बिफोर द लोड इज़ ट्रांसफर टू द कॉन्क्रीट बेस। अब क्या होता है कि ये नेसेसरी, अगर सॉइल बेरिंग, अगर सॉइल अगर कमज़ोर होगा, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कमज़ोर होगी तो क्या रहेगा, हम क्या सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी अगर कम रहेगी तो हम क्या करेंगे, जो उसके अंदर मैशनरी है हम स्प्रेड कर देंगे और फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना, फाउंडेशन का स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कम है तो आगे चांसेस हैं कि वो जो फाउंडेशन है वो उसको लोड सहन ना कर पाए, या जो सॉइल है वो लोड सहन ना कर पाए और फेलियर के चांसेस बढ़ जाएं इसकी वजह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक मैशनरी का नीचे लेयर बिछा देंगे और उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग एक मैशनरी ऑफसेट प्रोवाइड करेंगे, है ना, टू अचीव एंड स्प्रेड
लार्ज स्प्रेड, और उसको लार्जली स्प्रेड कर देंगे बिफोर द लोड ऑफ ट्रांसफर टू द कंक्रीट बेस, इससे पहले कोई भी लोड ट्रांसफर हो किसके ऊपर, कंक्रीट बेस के ऊपर। अब द हाइट एंड विड्थ ऑफ ईच शुड बी so proportional that the rate of spread does not exceed the permissible value of our machinery। अब जो हाइट और विड्थ है किसकी, हमारे फाउंडेशन की या फुटिंग की, वो इस तरीके से प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि वो हमारी जो मशीनरी की वॉल है उससे बड़ी ना निकल जाए, उसके ऊपर जो परमिसिबल वैल्यू है उससे मोटी ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, नॉर्मल जो हमारी बाहर की एक्सटर्नल वॉल होती है वो 30 की होती है। ठीक है, कितनी होती है, 30 की होती है। तो हमको जब हम फुटिंग बना रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है कि ये जो हाइट और विड्थ है, ये मैशनरी, यहाँ पे हम मैशनरी बनाएंगे, वॉल बनाएंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ी ना हो जाए या ज़्यादा छोटी ना हो जाए, तो इस प्रोपोर्शनल से हमको हाइट और विड्थ दोनों का प्रोपोर्शन अच्छी तरीके से करके हमको ये वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा है स्लोप फुटिंग फॉर द कॉलम। द स्लोप देयर इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोलेट और इंडिविजुअल कॉलम फुटिंग। इसको हम इससे जानते हैं, आइसोलेट और इंडिविजुअल कॉलम फुटिंग से भी, द्वारा से भी हम इसको पहचानते हैं। दे हैव द प्रोजेक्शन इन द कॉन्क्रीट बेस। इसका जो प्रोजेक्शन है किस पे जाता है, कंक्रीट बेस पे आता है। ठीक है, जो प्रोजेक्शन है इसका वो कंक्रीट बेस पे अपन को मिलेगा। ठीक है, ड्यू टू द लो बेंडिंग स्ट्रेंथ द फुटिंग कंस्ट्रक्शन विद ब्रिक स्टोन और प्लेन कंक्रीट रिक्वायर्ड कंसिडरेबल डेप्थ टू बी सेफ टू कैरी हैवी लोड। ठीक है, किसकी वजह से, लो बेंडिंग स्ट्रेंथ की वजह से। ठीक है, या तो कंस्ट्रक्शन विथ द फुटिंग कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रिक स्टोन और कंक्रीट रिक्वायर्ड कंसिडरेबल डेप्थ टू द सेफ टू कैरी हैवी लोड। तो ये जो जहाँ पे क्या बोलते हैं लो बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फुटिंग के अंदर स्टोन, फिर ब्रिक और प्लेन कंक्रीट से कंसिडरेबल है, बिल्डिंग की हेल्थ है उससे कंसिडर करते, हाइट से कंसिडर करते हैं, अपनी जो फाउंडेशन है उसकी डेप्थ डिसाइड करते हैं और सेफली वो हैवी लोड कैरी कर पाए। इस तरीके से हम ये जो फुटिंग है वो डिज़ाइन करते हैं। ये तीनों फुटिंग का जो मैं इमेजेस है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जो इससे सेकंड स्लाइड हमारी जो इसके बाद आएगी, उसमें आपको इसकी दोनों की मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, द डेप्थ ऑफ प्लेन कंक्रीट फुटिंग कैन बी रिड्यूस मच। ठीक है, जो डेप्थ होता है किसकी, प्लेन कंक्रीट फुटिंग की, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट प्रोवाइड रेनफोर्समेंट एट इट बेस टू टेक अ टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब देखो कंक्रीट की जो ज़्यादा होती है पर टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, अगर स्लोप फुटिंग है और अगर हम प्लेन कंक्रीट प्रोवाइड कर रहे हैं और हमको कम प्लेन कंक्रीट प्रोवाइड करना है, प्लेन कंक्रीट हमको ज़्यादा यूज नहीं करना है, उसकी हाइट और डेप्थ हमको ज़्यादा नहीं देनी है, तो हम क्या करेंगे, नीचे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो प्लेन कंक्रीट क्या बन जाएगा, रेनफोर्समेंट कंक्रीट बन जाएगा। उसके बाद हम अच्छी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, कभी भी आपको साइड पर अगर ऐसा हो कि आपको फुटिंग की डेप्थ कम करनी है और आपको ज़्यादा कंक्रीट यूज़ नहीं करना है, तो आप नीचे क्या प्रोवाइड करेंगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आरसीसी कॉलम फुटिंग में भी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन प्लेन। अब जो जैसे ही मैंने स्टील डाला प्लेन कंक्रीट के अंदर तो वो क्या बन गया, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बन गया। जैसे ही रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बन जाता है, फुटिंग बन जाती है, तो वो हम कोई भी तरीके की बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, सर्कुलर बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये रही इमेज। एक फुटिंग का रह गया। हाँ, मैंने आपको दो फुटिंग के बारे में बताया, स्लो फुटिंग फॉर कॉलम, स्टेप फुटिंग फॉर कॉलम। मैं सिंगल फुटिंग फॉर कॉलम बताना भूल गया था, ये जो हमारा पहला स्लाइड है वो स्किप हो गया था, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, सिंगल फुटिंग फॉर कॉलम। आ स्प्रेड फुटिंग फॉर सिंगल कॉलम इज़ आइदर नोन एज आइसोलेट एंड पैड फुटिंग। ठीक है, जो स्प्रेड फुटिंग रहती है फॉर सिंगल कॉलम के लिए, उसको आइदर अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग भी बोल सकते हैं या
पैड फुटिंग भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस द फुटिंग में कंसिस्ट ऑफ सिंपल कंक्रीट ब्लॉक्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कॉलम फेस ऑन ऑल द साइड। अब ये जो फुटिंग है वो कौन किस कंक्रीट ब्लॉक्स की भी बन सकती है। कॉलम के नीचे जो कंक्रीट ब्लॉक्स हम रखते हैं तो उसके भी हम ये फुटिंग बना सकते हैं, ठीक है। द बेस डायमेंशन ऑफ कंक्रीट बेस शुड बी less than twice the appropriate lateral dimension of the column in the direction। अब ये जो पॉइंट है क्या बोलना चाहता है, जो बेस है आपका कंक्रीट बेस जो हम बनाएंगे कॉलम के नीचे फुटिंग के नीचे, तो वो जो बेस है वो कितना कॉलम से जो कॉलम की विड्थ है उससे जो कॉलम की विड्थ है उसे दुगने से कम नहीं होना चाहिए, वरना जैसे मेरे कॉलम है उसको मैं दुगना कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके जितना उसकी जो विड्थ है कॉलम की विड्थ है उससे दुगना मैं उससे ज़्यादा ले सकता हूँ पर उससे कम नहीं ले सकता। समझ में आया आपको? जैसे कि मेरी कॉलम की विड्थ है, मैं आपको इसमें ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको शायद ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ये अरे है नहीं, ये कॉलम है, ठीक है, और ये बेस है, तो ये इसकी जो विड्थ है, ठीक है, ये अपने पास आ गई इसकी विड्थ कॉलम की विड्थ, तो इससे दुगनी इसकी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है, इसके दुगनी इससे कम नहीं होनी चाहिए। समझ में? कम हुई तो हमारा क्या फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉलम बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, या जो लोड है अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। द थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट ब्लॉक शुड एटलीस्ट बी इक्वल टू द साइड ऑफ ऑफसेट फ्रॉम द कॉलम फेस। जो थिकनेस है कॉन्क्रीट ब्लॉक का वो एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए किसे, साइड ऑफसेट से, किसे, कॉलम के फेस, जहाँ से कॉलम फेस कर रहा है, ठीक है, उसके इक्वल ऑफसेट हमको रखना है, किसका, कंक्रीट ब्लॉक का। जो कंक्रीट ब्लॉक की जो थिकनेस है हमको कंक्रीट जो कॉलम फेस कर रहा है, ठीक है, उसके ऑफसेट से इक्वल रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ड्राइंग। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल फुटिंग, तो सिंगल फुटिंग किस तरीके से दिखती है, तो ये सारे जो है वो अपने कंक्रीट बेस हैं, ठीक है। कंक्रीट बेस के ऊपर अपन ने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया, ठीक है, स्प्रेड फुटिंग, एकदम सिंपल फुटिंग है स्प्रेड फुटिंग। फिर सेकंड आता है स्टेप फुटिंग, यहाँ पे भी अपन ने कॉलम बना दिया, ठीक है, पर क्या किया यहाँ पे स्टेप्स बना दिए, ठीक है। अब ये जो स्टेप है ये मैशनरी बोल सकते हैं अपन, ये मैशनरी का बेस इसके ऊपर बना सकते हैं, और फिर उसके ऊपर अपने क्या बन दिया, कॉलम बना दिया, ठीक है। इसके बाद आता है स्लोप फुटिंग। हाँ यहाँ पे देखो, ये स्लोप फुटिंग के अंदर भी हम यहाँ पे मैशनरी लगा सकते हैं, या स्टोन लगा सकते हैं, या पीसीसी कर सकते हैं, कुछ भी जो भी अपनी जो साइड की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो ये सारा ड्राइंग है उसकी, बहुत सिंपल उसमें बता दिया है ड्राइंग में, और बहुत अच्छी ड्राइंग है, और ये याद भी रखना, ये ड्राइंग पूछते भी है। और ये जो नीचे इसका एलिवेशन दिया है, मतलब ये ऊपर से कैसे दिखेगा, तो ये देखो, ये ऊपर से ये कॉलम दिख रहा है, ये कॉलम है, ठीक है, और फिर ये ऊपर से ये दिखेगा, बेस दिखेगा। अगर आप यहाँ से इसको ऊपर से देखेंगे, यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो ये दिखेगा और ये दिखेगा, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे शो करें। वैसे ही यहाँ पे क्या कैसा दिखेगा, ये कॉलम दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, और फिर ये दिखेगा। वैसे ही ये ऊपर से कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, और ये कॉलम। फिर उसके बाद आते हैं वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप। वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप क्या होता है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिप फुटिंग, ठीक है, स्ट्रिप फुटिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। विच प्रोवाइड कंटिन्यूस लॉन्गिट्यूडनल बेरिंग्स, दस अ स्प्रेड फुटिंग फॉर अ कंटिन्यूस वॉल इज कॉल्ड स्ट्रिप फुटिंग, ठीक है। जो स्प्रेड फुटिंग है ये कंटिन्यूसली लॉन्गिट्यूडनल यानी एक लंबी सी कॉलम, कंटिन्यूस कॉलम बेरिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है, इसलिए इसको हम, ये स्प्रेड फुटिंग ही होता है पर कंटिन्यूसली ये हम इसको लगा देते हैं ना एक साथ, तो ये स्ट्रिप फुटिंग बन जाती है। इसकी भी अगर इमेजेस होंगी आगे तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये
स्टेप वॉल फुटिंग का दिया हुआ है। क्या है ये? स्प्रेड हुई पड़ी है, ठीक है, वॉल के लिए स्प्रेड हुई पड़ी है। तो इस तरीके से ये स्प्रेड हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्ट्रिप फुटिंग। क्लियर? When the wall carry light load and the safe bearing pressure is very high, width of footing may be very small. जब वॉल कैरी कर रहा हो, क्या लाइट लोड कैरी कर रहा हो या सेफ बेयरिंग प्रेशर कैरी कर, और सेफ बेयरिंग प्रेशर उसका जो है वो बहुत हाई हो, जब वॉल का जो लोड हो वो लो हो और जो सेफ बेयरिंग प्रेशर है वो हाई हो, तब क्या होता है? जो विथ होती है फुटिंग की वो हम स्मॉल रखेंगे, ठीक है। इन सच अ केस द वॉल डायरेक्टली रेस्ट ऑन द कॉन्क्रीट बेस एंड नो मशीनरी ऑफसेट आर प्रोवाइडेड। और उस केस के अंदर क्या होगा? जो वॉल है वो डायरेक्टली रेस्ट करेगी किसके ऊपर? कॉन्क्रीट बेस के ऊपर, और कोई भी मशीनरी ऑफसेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जैसे कि स्टेप फुटिंग के अंदर मशीनरी ऑफसेट प्रोवाइड किया जाता था ना, उस तरीके का कोई भी ऑफसेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। डायरेक्ट कॉल वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट हम अरे डायरेक्ट हम कंक्रीट वो बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे और उसके ऊपर ही वॉल कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई तरीके का ऑफसेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इस साइड से अगर इसको हम देखते हैं तो ये वॉल बन गई और डायरेक्ट हमने कंक्रीट ब्लॉक प्रोवाइड कर, और मैं इस तरीके की वॉल और ये कंक्रीट ब्लॉक भी है, ठीक है। अब आज का जो सेशन है हम यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं इसकी टाइप के बारे में, आपके जो स्टेप फुटिंग्स के 2 टाइप और बाकी है उसके बारे में बताएंगे, और फिर अपन डीप फाउंडेशन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक ये देखते रहिए, और मैं इसका जो असाइनमेंट है मैं भेज दूँगा आपको, वो लिख के मुझे सबमिट करा दीजिए, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू।